नमस्ते। हम हमारे नए प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे गौहर रजा से, जो कि एक साइंटिस्ट भी हैं, शायर भी हैं। और हाल ही उन्होंने एक नई किताब लिखी है। एक्चुअली ना, ये नई किताब इंग्लिश में लिखी है, पर गई साल यही हिंदी में लिखी हुई थी। नई किताब है फ्रॉम मिथ टू साइंस। सो वेलकम टू आवर शो, गौहर रजा। थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमसे बात कर रहे हैं उसके लिए। बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए सोनल जी। इट इज अ प्रिविलेज एंड एन ऑनर टू बी ऑन योर चैनल। तो थोड़ा सा पहले आप अपने बारे में बताएं, फिर हम आपकी किताब के बारे में सुनेंगे, जो कि ऑलरेडी हिंदी में एक साल पहले रिलीज हुई थी और अब इंग्लिश में रिलीज होने वाली। पर पहले अपने बारे में थोड़ा सा हमें बताएं, हमारे व्यूअर्स को पता चले आपके बारे में। मैं आज़ाद हिंदुस्तान में पैदा हुआ 1956 में। और इलाहाबाद शहर जो अब इलाहाबाद नहीं रहा, वो अब प्रयागराज हो गया है। यानी ऐसा लगता है जैसे मैं पैदा ही नहीं हुआ, क्योंकि वो शहर ही नहीं। अब बहरहाल, जब मेरे पेरेंट्स जो हैं वो मैं जब 2 साल का था तो अलीगढ़ आ गए। अब्बा को वहाँ नौकरी मिल गई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। शुरुआत में स्कूल में पढ़ाते थे, फिर यूनिवर्सिटी के एजुकेशन डिपार्टमेंट में लेक्चरर हो गए। वो तो वहाँ एज एजुकेशन एक्सपर्ट जिंदगी गुजारी। घर के अंदर माहौल ऐसा था कि अब्बा बेहतरीन टीचर्स में से माने जाते थे, तो शायद हमें भी थोड़ा बहुत उसका असर मिल गया। लेकिन घर में एक कम्युनिस्ट नास्तिक अब्बा की औलाद थे हम। और दूसरी तरफ मदर थी जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम थी, शिया घराने से थी। लेकिन घर में पढ़ाई का माहौल बहुत था। यानी अम्मी और अब्बा के हाथ में हमेशा किताब जरूर रहती थी। और वो बचपन से ही सारा हमको क्लासिकल लिटरेचर, उर्दू और इंग्लिश का जरूर पढ़ के सुनाते रहे, मतलब बताते रहे, उतार चढ़ाव बताते रहे। तो एक तरफ वो था, और दूसरी तरफ अब्बा गोल्ड मेडलिस्ट थे मैथमेटिक्स और साइंस में। तो जाहिर है कि एक तरफ लिटरेचर था घर के अंदर, और दूसरी तरफ वो भी था, साइंस का भी दौर दौरा था। सारे बड़े भाई बहन मेरे, हम 5 लोग, मैं चौथे नंबर पे था, हम 5 थे। तो सारे वे भाई भाई बहन उसी लाइन में गए, साइंस की ही पढ़ाई की। मैं इंजीनियरिंग की तरफ निकल पड़ा। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की आईआईटी आया, और आईआईटी से एमटेक करने के बाद कुछ 3 साल के करीब एक मल्टीनेशनल आयशर ट्रैक्टर्स में काम किया। जाहिर है कि उस वक्त की जो सियासत थी, जिसको हम राजनीति कहते हैं, पॉलिटिक्स कहते हैं, उसमें एक तरफ मार्क्सिज्म से हमारा परिचय हो रहा था, और दूसरी तरफ अलीगढ़ के माहौल में रोज राइट्स होना जिंदगी का हम्म। एक हिस्सा बन गया था, कम्युनल राइट्स होना वो। और फिर इमरजेंसी वगैरह वगैरह, इन चीज़ों ने गहरे असर डाले। और मुझे लगा कि मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी और मार्क्सिस्ट अंडरस्टैंडिंग जो है समाज के लिए को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। और अलीगढ़ में भी जो माहौल था, उसमें एक तरफ मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट थे, तो जी। दूसरी तरफ प्रोग्रेसिव लोग थे। लगभग हर डिपार्टमेंट में थे, आसपास थे। और क्योंकि मेरे फादर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थे, तो वहाँ पर हमारा इंटरेक्शन यूनिवर्सिटी हो या घर के अंदर हो, शायद दुनिया के, हिंदुस्तान के तो कम से कम बेहतरीन दिमागों से हो ही रहा था। यानी बहुत ऊंचे दर्जे के जो पोइट्स थे वो भी आसपास थे, राइटर्स थे वो भी आसपास थे कहीं,
पॉलिटिकल लीडर्स तरह तरह के, नेहरू को वहीं देखा हमने, ओके। आ, नासिर को वहीं देखा हमने, जो उस वक्त दुनिया में बहुत बड़ा नाम था, नैम के लीडरों में। तो लगातार एक तरह का इंटरेक्शन बेहतरीन लोगों से हो रहा था हर फील्ड के। नीरज, बड़े शायर वहीं पर मौजूद थे। इलाहाबाद से ताल्लुक था तो वहाँ पर रघुपति सहाय, फराग गोरखपुरी थे। और भी शायर उस वक्त के, मतलब साहिर लुधियानवी को वहीं सुना, कैफी आजमी साहब को पहली बार वहीं सुना, मजरू सुल्तानपुरी को वहीं सुना। तो ये सारे लोगों से जो ज्ञान मिल रहा था उस वक्त, ये नहीं लगा कि ये हमारी अपब्रिंगिंग का कितना अहम हिस्सा था, ये कितना जी इम्पोर्टेंट था हमारी सोच को ढालने में। यानी मैं जो कुछ हूं आज, वो समझता हूं कि कहीं ना कहीं हर एक का कुछ ना कुछ टुकड़ा कहीं से उठा करके अपनी शख्सियत बनी है। उसमें जाहिर है कि घर के माहौल का सबसे ज़्यादा असर होता है, क्योंकि जो पड़ोस में लोग थे और साथी थे, वो उनमें से सब मेरी तरह तो नहीं बने, उन्होंने अलग अलग चीज़ें जी। तो आप साइंस से की। भी ताल्लुक रखते हैं और शायरी भी, मतलब आप पोएट्री भी लिखते हैं। दोनों चीज का एक समावेश आप में है। हाँ, स्कूल में हमारे यहाँ क्लब हुआ करता था। तो एक लिटरेरी क्लब होता था और एक साइंस क्लब होता था। मैं दोनों का प्रेसिडेंट रह चुका हूँ, मेरे भाई भी रह चुके। पर भाई लिटरेरी क्लब के मेंबर और प्रेसिडेंट नहीं रहे, मैं दोनों का रहा। ओके। तो शायरी से जो इश्क है वो बहुत बचपन में शुरू हो गया था। यानी मुझे बहुत जल्दी कविताएं, नज्म, गजलें बहुत जल्दी याद हो जाती थी। तो फिर अगर याद हो जाएं आपको, तो लोग फिर सुनने की ख्वाहिश करते हैं। वो ऐसा नहीं था कि पढ़ के सुनाना है। गालिब को समझे नहीं थे, लेकिन गालिब याद थे। फैज अहमद फैज को समझे नहीं थे, साहिर लुधियानवी को पूरी तरह से समझते नहीं थे, लेकिन याद हो गया था। तो ब्यूटी ऑफ वर्ड्स जो थी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज एक कहीं दिमाग का हिस्सा, सोच का हिस्सा बनती जा रही थी। जी बिल्कुल वैसे ही जो साइंस है, उसमें ब्यूटी ऑफ डेफिनेशन, यानी किसी चीज की परिभाषा देना जो है, वो मैं बहुत एंजॉय करता था। और उसमें परिभाषा में आप इधर उधर चीजें नहीं कर सकते। यानी लफ्जों का बदलाव जरा मुश्किल होता है। जो बात एक आदमी समझ रहा है वही दूसरा समझ रहा है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं करंट कहूँ तो कुछ भी समझ लें उसको, ऐसा नहीं होता। जी जबकि करंट अगर लिटरेचर में इस्तेमाल हो तो उसके बहुत सारे और मतलब होते हैं। तो ये चीज़ें जो थीं, ये कहीं ना कहीं दिमाग का, सोच का, लिखाई का हिस्सा बन रही थी। और दोनों चीज़ों में एनकरेज किया जा रहा था, वहाँ का माहौल, आसपास के लोग दोनों चीज़ों में एनकरेज कर रहे थे। अब ये सोचिए कि फैज की नज़में या साहिर लुधियानवी की नज़में अगर किसी बच्चे को याद हो जाती हैं, तो फिर उसको बार बार स्टेज पे ज़रूरत पड़े तब भी भेज दिया जाता है, और घर में कोई आता है तो भी सुनाने को कह देते हैं कि जी। सुनाओ नज़्म। दोस्त भी सुनना चाहते हैं। तो कभी आप लाइट फिर मूड अपने में। अपने आप कब लिखने लगे? बिल- कविता सुनाते सुनाते और नज़्में सुनाते सुनाते आप अपने आप शायर बन गए? सबसे पहले जो मुझे याद है लिखना, वो ये याद है कि हिस्ट्री कांग्रेस होने वाली थी अलीगढ़ में। जी। मैं रहा हूँगा 7वें 8वें क्लास में, कौन से साल या की बात शायद कर रहे हैं? नहीं रहा। लेकिन वहाँ बाहर हमारे यहाँ डिस्कशन चल रहा था। प्रोफेसर इरफान हबीब साहब थे उसमें, प्रोफेसर इक़्तिदार आलम खां साहब थे जो मुझे याद है, और अब्बा थे। हमारी बैठक में ही बातचीत हो रही थी। तो हमारा काम ये होता था कि चाय वाय लेकर के जाओ जब ज़रूरत हो।
तो उसमें उस डिस्कशन, ये जो डिस्कशन होते थे उन वो कानों में पढ़ते रहते थे। अब उस वक्त तो जाहिर है कि उनकी इम्पोर्टेंस पता नहीं थी, जो बाद में ही पता लगी कि किन किन लोगों के बीच में हम उठ बैठ रहे थे। प्रोफेसर इरफान हबीब आज भी हिंदुस्तान के सबसे बड़े हिस्टोरियंस में से हैं। तो वहाँ बात हो रही थी बर्तोल्ट ब्रेख्त की एक नज्म की ट्रांसलेशन की। तो उसमें था कि वर्किंग क्लास के बारे में थी वो नज्म, कि मजदूर हो तुम और तुम हथियार तुम्हें ढालने के ऊपर मजबूर किया जा रहा है, तो तुम जो हो अब ये हथियार उठाने से मना कर दो, नहीं तो अपने लिए ढालो ये हथियार, तुम हिटलर के लिए मत ढालो। ये ओके। नज्म थी, इसकी 4 लाइनें थी। तो वो बात हो रही थी, अंग्रेजी में कानों में पड़ी। तो मैं अंदर आया चाय वाय दे करके, और वहां पर बैठ करके मैंने उर्दू जबान में उसका कुछ उल्टा सीधा ट्रांसलेशन किया। उसकी एक लाइन याद है कि हथियार जो तुम तैयार करो, अपनी हिफाजत आप करो। तो ये लाइन मुझे अभी भी याद है, और बाकी का जाहिर है अच्छा नहीं होगा तो भूल ही गया था। और मैं लेके अब्बा के पास गया कि अब्बा ये, तो वो लोग सब चौंक गए एकदम से, और बड़ी शाबाशी मिली उसमें हमें। बहरहाल हम अंदर आ गए। तो पहला शायद मामला ये था। दूसरी नज्म जो मैंने लिखी थी वो बहुत, चासनाला एक जगह है थी, चासनाला में बहुत सारे मजदूर जो हैं वो कोयले की खदान में दब गए थे, ओह। और वो बड़ी न्यूज़ बनी थी हिंदुस्तान में, उस वक्त की बहुत बड़ी न्यूज़ थी। तो मैंने चासनाला के ऊपर एक लंबी नज्म लिखी थी, जो स्कूल में फिर बहुत अप्रिशिएट की गई थी। तो इसी तरह से कुछ लिखता रहता था। पहली नज्म छपी जो मेरी, वो पंजाब के जब टेररिज्म का ज़माना था, उस ज़माने में दिल्ली में भी बड़ी उथल पुथल हो रही थी, और जी। हर चौराहे के ऊपर बम फट रहे थे, वगैरह वगैरह हो रहा था। तो उसके बारे में लिखी थी। तो प्रताप एक अखबार हुआ करता, जो पंजाब का था, उर्दू जबान में निकलता था, उनको मैंने भेजी थी। तो वो पहली नज्म छपी थी। फिर उसके बाद अपने लिए लिखता था, अपने दोस्तों को कभी सुना दिया, कभी नहीं सुनाया, कुछ था नहीं उसमें बहुत। और मुझे हमेशा ही लगता था कि मुझसे पहले जो शायर हैं वो इतना सब कुछ इतना खूबसूरत लिख चुके कि मैं, हमारे लिए छोड़ा ही नहीं उन्होंने कुछ। तो हम जो लिख रहे हैं वो बेकार का ही है मामला। नहीं बहरहाल, नहीं। दोस्त महिलाएं थीं जिन्होंने मुझे मुशायरे की तरफ ढकेल दिया, स्टेज के ऊपर जा करके अपनी शायरी पढ़ने के लिए ढकेल दिया। तो उससे पहले तक मैं साहिर लुधियानवी, फैज अहमद फैज, गालिब, इन वक्त सबको सुनाया करता था। पर ये है एक इतिहास मेरी जिंदगी का छोटा सा। तो साइंस के बारे में बताएं, उसमें आपका जो आप ने काफी उसमें काम किया, इसीलिए आपकी किताब मिथ्स, क्या है, फ्रॉम मिथ्स, यूनिवर्स फ्रॉम मिथ्स टू साइंस। फ्रॉम मिथ्स टू ये साइंस। ओके। राइट, ये आपकी किताब है। अच्छी तरह से बताएं हमें। ये उल्टा आएगा इसके नहीं, ऊपर। सीधा आ रहा फ्रॉम, है। राइट नाउ। अच्छा। ठीक है। वेरी गुड। तो एनीवे, अब मतलब अ, आपके, मैं हाँ आप। असल में इंजीनियरिंग की थी तो पावर अपरेटस एंड सिस्टम्स में की थी। और ओके। जब मैं शुरुआत के पीरियड में इंजीनियर ही रहा 3 साल तक, फिर ये इंस्टीट्यूट जो नया बन रहा था सीएसआईआर में, वहां आ गया। लेकिन साइंस मूवमेंट जो उभर रहा था 80s में, मैं उसका एक हिस्सा था। दिल्ली साइंस फोरम बनाया था हम लोगों ने, और लोगों के बीच साइंस ले जाने के लिए कोशिश कर रहे थे हम। तो एक तरफ वो चल रहा था, और दूसरी हम्म। तरफ ये नए पॉलिसी इंस्टीट्यूट में सीएसआईआर के, जो एशिया में पहला पॉलिसी इंस्टीट्यूट था, जिसका नाम था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट स्टडीज, ये बन रहा था तभी।
तो जी। ये ज्वाइन किया तो पता लगा कि पॉलिसी क्या होती है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंडस्ट्री को पढ़ना शुरू किया, देखना शुरू किया, जिसके बारे में मुझे पता था। लेकिन तभी दुनिया में एक नया सब्जेक्ट उभर रहा था, जिसका नाम, कहीं पर साइंटिफिक लिटरेसी रिसर्च था, तो यूरोप में उसका नाम पब्लिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस था। ओके। उसके नए दो तीन वो शुरू हुए थे, जर्नल्स शुरू हुए थे उसी जमाने में। तो ये लार्ज स्केल रिसर्च थी इस बात के ऊपर कि लोगों में साइंस का प्रचार प्रसार अगर किया जाए तो कैसे किया जाए। जी। तो ये रिसर्च की बेस थी बड़े लार्ज सर्वेस करना। तो जन विज्ञान जत्था जो 87 में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लिया था हम लोगों ने, और डीएसटी ने उसको सपोर्ट किया था, 37 ऑर्गेनाइजेशंस थी, वहां से एक बहुत बड़ा बदलाव आया जिंदगी में मेरी। मुझे लगा कि ये मुझे करना चाहिए, तो इंजीनियरिंग छूटती चली गई, और पब्लिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस में कि हमारे देश में कैसे किया जाए। यूरोप से बिल्कुल हम अलग हैं, फर्क हैं। हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है, हमारे यहाँ बेरोजगारी है, हमारे यहाँ इलिटरेसी है, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। तो यहाँ कैसे किया जाए, उसके लिए रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि टॉप डाउन अप्रोच जो है, कि आप ऊपर से कहें कि ये रही साइंस और इतनी तुम्हें आनी चाहिए, बात खत्म, यानी न्यूटन्स लॉ सबको पढ़ा दो, तो ये अप्रोच मुझे कभी सही अप्रोच नहीं लगी। हम लोग लेके गए थे लोगों के पास साइंस के बहुत सारी चीजें, स्लाइड ऐसे ऐसे शोज पढ़ाई बना के जाती है ले। हमारे देश में अभी भी। एग्जैक्टली, यानी जिंदगी से बिल्कुल कटी हुई। हम्म। तो हम पूछते ही नहीं कि तुम्हारी जिंदगी में हो क्या रहा है। आम आदमी से ये हम कहते ही नहीं कि भाई तुम्हारी भी भागीदारी है। हम उसको अंधविश्वास में दबा हुआ छोड़ देना चाहते हैं, या फिर हम ये कहना चाहते हैं कि ये समझना जरूरी है तुम्हारे लिए, बस इतना के बीज तुम सिलेक्ट कर सको, इतना समझना जरूरी है कि तुम पंचर लगा सको, इतना समझना जरूरी है तुम्हारे लिए कि तुम एक वर्कर बन सको। साइंटिस्ट वाइंटिस्ट बनना है तो वो अलग तरीका है उसका, वो पढ़ो लिखो ये करो वो करो, और वो जिंदगी से बिल्कुल कटा हुआ होगा। जो साइंस के स्ट्रीम में जा रहे हैं वो जिंदगी से बिल्कुल कटे हुए। तो ये चीजें परेशान कर रही थी, ये सवाल मुझे। तो इस एरिया में रिसर्च करनी शुरू की। तकरीबन 30 साल तक हर कुंभ मेले में गया, ओ। टीम के साथ कोई भी कुंभ मेला नहीं छोड़ा। इस बार हालात ऐसे नहीं थे कि जा पाता। दोनों तरह से, एक तो ये कि गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं थी, वो चाहते ही नहीं अब कि इस तरह की कोई रिसर्च हो। अपने पैसे लगा करके भी, दोस्तों के साथ मिल करके भी, उनसे मदद ले करके भी वो जाने की स्थिति नहीं रही, क्योंकि अब तो वो पॉलिटिकल कुंभ मेला हो गया है। जी। अब वो रिलीजो कल्चरल कुंभ मेला नहीं रहा है, तो ओ। वहां से लौट के आना ही शायद मुश्किल हो जाता। तो एक तो आप इलाहाबाद से हैं, तो कुंभ मेला तो वैसे भी इट्स पार्ट ऑफ योर डीएनए में भी। तो आप अब बताएं कि आपकी ये मैं यही किताब। कहा करता हूँ कि भाई, मेरा जो पहला स्नान है वो तो गंगा जल का हुआ होगा, क्योंकि टैप जी। वाटर में भी गंगा जल ही आता है। यस यस राइट। तो आप बताएं, आपको ये किताब हिंदी में आपने, मैं पता है कि आपने 1 साल पहले लिखी थी, तो हिंदी में कैसे, एक तो आपको प्रेरणा हुई ये किताब लिखने की, पहले तो टॉपिक, सेकेंडली हिंदी में कैसे सोचा आपने, क्योंकि आप इंग्लिश में मेनली लिखते हैं ना, और फिर हिंदी और उर्दू में आप शायरी करते हैं, पर हिंदी में आपने किताब लिखी, तो दोनों चीजों के बारे में बताएं कि टॉपिक कैसे आपने सोचा, और फिर हिंदी में क्यों लिखने की सोची आपने। टॉपिक का तो ये मामला है कि मैं अ, बहुत सारे सवाल थे जो दिमाग में उथल पुथल कर रहे थे,
और इनके जवाब ना सिर्फ कुंभ मेले में देने पड़ते थे, बल्कि घरों में खानदान के अंदर जो बहसें होती हैं, उसके बाद जो टेलीविजन के ऊपर बहसें हुई वहाँ, और जो कुछ फिलोसफी, हिस्ट्री ऑफ साइंस पढ़ी वहाँ, बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो बहुत परेशान करने वाले सवाल थे। उन सवालों पे बाद में आता हूं मैं। लेकिन वहां से ही प्रेरणा मिली। उसमें ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए कि एक बहुत बड़ा बदलाव आंखों के सामने आ रहा है, नॉर्दर्न इंडिया में खास तौर से, यानी जिसे हम हिंदी बेल्ट कहते हैं। जी। 2014 के बाद वो बहुत तेजी से बढ़ा है बदलाव, और वो बदलाव एंटी साइंस था, एंटी रैशनैलिटी था। तो अब किताब तो लिखी जा सकती थी अंग्रेजी जबान में, कोई मुश्किल बात नहीं थी, क्योंकि यही चीजें रिसर्च का हिस्सा थी। जी। यही अंग्रेजी के जो पेपर्स लिखे और पब्लिश किए, उनमें भी यही बातें थी सारी। तो उसमें लिखना बहुत आसान था। हिंदी में लिखना इसलिए मुश्किल था कि मैंने सिर्फ स्कूल में एलिमेंट्री हिंदी पढ़ी थी। तो हिंदी से मेरा कोई ताल्लुक उस तरह से देवनागरी से नहीं था। पर हिंदी और उर्दू में वोकेबलरी तो एक ही है, ऑलमोस्ट 90%। एक ही वोकेबलरी है, जिसमें अगर हम आम भाषा को लें तो। और अगर आम आदमी के लिए आप किताब लिख रहे हैं तो आम भाषा होनी चाहिए आपकी। तो ये बहुत जरूरी था कि किताब हिंदी में हो। हिंदी और उर्दू जबान में ऐसी कोई किताब नहीं है जो इन क्वेश्चंस को डील करती हो, ये मुझे मालूम था। तो अब कंप्यूटर आ चुका है, उसमें हिंदी का सॉफ्टवेयर मौजूद है। तो अगर आपकी वोकेबलरी है तो आप लिख सकते हैं। तो लिखना शुरू किया तो पता लगा कि मुझे तो की और की के बीच में फर्क नहीं मालूम। कहाँ छोटा ऊ लगता है और कहाँ बड़ा ऊ लगता है, नहीं मालूम मुझे। कहाँ चंद्र बिंदु लगनी है, कहाँ आधा ना होना है, कहाँ बिंदी लग, मालूम ही नहीं था। तो जो उल्टा सीधा था वो लिख दिया। कहीं कहीं ऐसा भी हुआ कि लफ्ज बिल्कुल ही उल्टे हो गए। अब विज्ञान की स्पेलिंग नहीं आती तो कंप्यूटर को जो आती है वही लिखेगा विज्ञान की जगह पे। और ड़ा कहाँ लगना और ना कहाँ लगना नहीं मालूम आपको, तो कंप्यूटर ने ना लगा दिया तो ना लगा दिया, और ड़ा लगा दिया तो ड़ा लगा दिया। तो ऐसे हालात में मैंने ये सोचा कि लिखना जरूरी है। और अगर मैं इसको अंग्रेजी में लिख दूंगा तो ये जल्दी तो हो जाएगा, पर भाषा मेरी नहीं होगी। भाषा किसी ट्रांसलेटर की होगी, अगर हिंदी में किताब आ भी जाए तो। और वो ट्रांसलेटर जो हाल करेंगे वो मुझे उर्दू में भी मालूम है और हिंदी में भी मालूम है कि क्या करते हैं वो। तो मेरा ये, अब सोच सकते हैं कि ये बुढ़ापे का की झक थी कि भाई हिंदी में खुद ही लिखूंगा पहला ड्राफ्ट, और फिर दोस्तों से इसे करेक्ट करवा लूं। तो फिर यही हुआ कि मुझे भट्ट साहब इत्तेफाक से मिल गए। राजेंद्र भट्ट साहब हिंदी के बहुत बड़े विद्वान हैं। एनसीईआरटी और गवर्नमेंट में एज ट्रांसलेटर और एज एडिटर रहे हैं वो। कई भाषाओं का ज्ञान है उनको। वो मिल गए मुझको और उन्होंने कहा कि मैं आपकी मदद करूंगा। और उन्होंने फिर मेरी इस किताब में जो गलतियां थीं, जो भाषा की गलतियां थीं, जहाँ क्लैरिटी नहीं थी, वो सब कुछ दुरुस्त किया। उनका मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। और फिर इत्तेफाकन पेंगुइन ने अपना हिंदुस्तानी भाषाओं में किताब छापने का फैसला ले लिया। इस किताब को जो मैं शुरू में लेकर के गया अपने दोस्त
पब्लिशर्स के पास, वो छापने को तैयार नहीं थे। ओके। क्यों? और उन्होंने कहा, यानी मुंह पर कहा, और दोस्त थे इसलिए बिल्कुल सफाई से कहा कि हम किताब बैन होने के लिए नहीं छापते, तो हम बेचने के लिए छापते हैं। जी। तो जाहिर है कि रखी रही लगभग 6 महीने तक। फिर पेंगुइन ने ये फैसला लिया कि वो किताब छापेंगे। जब उनके पास भेजी मैंने, तो अब किताब आपके सामने है। वो हिंदी में तो 1 साल पहले ही आ चुकी है ना ये? हिंदी में पिछले साल अगस्त में 21 तारीख को रिलीज हुई थी, और लगभग 1 साल तक, या अभी भी, अमेजन के ऊपर तो ये बेस्ट सेलर में ही रही है। 20,000 से ऊपर कॉपीज मुझे पता लगा है कि बिक चुकी हैं। वेरी गुड। जो जन विज्ञान जत्था में एक्सपीरियंस हुआ था, ऑलमोस्ट वही रिपीट हुआ है। यानी उस वक्त भी आम जनता के अंदर, मतलब जो साधारण आदमी है, उसके अंदर साइंस को लेकर के, रैशनैलिटी को लेकर के, ऑल्टरनेटिव स्ट्रक्चर ऑफ थिंकिंग को लेकर के न सिर्फ जिज्ञासा है बल्कि भूख है। और अगर आप लिख रहे हैं और आम भाषा में लिख रहे हैं कोई किताब, तो मुझे लगता है कि वो पढ़ने की भूख है। और वो किताब, इसी वजह से, मैंने कोई खास बात नहीं लिखी है। मैंने जी। एक वैक्यूम को भरने की कोशिश की है, बस। तो थोड़ा सा बताएं कि आप क्या लिखा है आपने? देखिए, किताब की शुरुआत तो इससे होती है कि भाई, साइंस एक कहानी सुनाती है आपको। एक बात और पहले बता दूं जो मुझे परेशान करती थी बहुत, कि जो अंग्रेजी में लिटरेचर मौजूद था, जब मैंने वो खंगालना शुरू किया, तो रिचर्ड डॉकिंस से लेकर के और बहुत सारे लोगों का की किताबें धर्म और विज्ञान के ऊपर थी, इनके रिश्ते के ऊपर। तो जो रिलीजन के ऊपर किताबें थीं और रिलीजन और साइंस के रिश्ते के ऊपर किताबें थीं, उनमें वो किताबें थीं जो शुरुआत ही हीन भावना से होती है, कि रिलीजन तो है ही बहुत खौफनाक, खतरनाक और समाज के लिए बड़ी जहरीली चीज है। और ओके। दूसरी तरफ वो किताबें थीं जो कह रही थी कि हमारा रिलीजन कितना साइंटिफिक है। ओके। ये मतलब सवाल बचपन से ही कानों में गूंज रहा था कि हमारा चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, वो लगातार ये कहते थे कि हमारा धर्म जो है वो कितना साइंटिफिक है। तो इस तरह की किताबें थी। मेरा ये मानना था कि एक बीच का रास्ता भी है। हमें ये देखना होगा कि ये रिश्ता असल में है क्या। तो पहला सवाल तो ये था जहन में, और इसीलिए ये किताब कहती है कि एक कहानी है जो साइंस आज के हमें सुना रही है, कैसे ये ब्रह्मांड बना, जी। कैसे यहाँ की बनी, कैसे सोलर सिस्टम बना, और कैसे इस सोलर सिस्टम पर जीवन ने जन्म लिया। और फिर वो जो नज्म है शुरुआत की पहली, वो ये कहती है कि साइंस हर बात का जवाब नहीं दे सकती, ये साइंस का जवाब है। जैसे कि हमें क्यों पैदा किया इस धरती के ऊपर सृष्टि ने, इसका जवाब साइंस के पास नहीं। नहीं है। क्या हमें इसलिए पैदा किया कि हम इस धरती को टुकड़ों में बांट लें और उन्हें देश कहें? क्या हमें इसलिए पैदा किया कि हम जातों में अपने को बांट लें, धर्मों में अपने को बांट लें, जंगें लड़ें इस धरती के ऊपर? या हमें इसलिए पैदा किया कि हम भाईचारा, मोहब्बत, प्यार, जंगों के खिलाफ खड़े हों, ऐसे भयानक हथियार बनाएं
जो इस धरती पर न सिर्फ इंसान को खत्म कर दें बल्कि पूरी धरती को ही खत्म कर दें। जो अभी भी ट्रंप ने कहा है बड़ी बेशर्मी के साथ कि हमारे पास इतने हथियार हैं एटॉमिक कि हम कई बार इस जमीन को खत्म कर सकते हैं। ये सवाल का जवाब साइंस नहीं दे सकती। ये हम में से हर एक को खुद देना पड़ेगा कि हम किधर खड़े हैं। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आखिरी लाइन है इसकी, वो ये कहते हैं एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि शायद इंसान को एक काम के लिए सृष्टि ने पैदा किया है कि वो इसके राज जान सके, इसके लॉज जान सके, ओके। इसको परख सके सृष्टि को। और ये सिर्फ इंसान ही कर सकता है, क्योंकि उसके दिमाग को इस तरह से सृष्टि ने बनाया कि वो ये चीजें समझ सकता है। और आखिर में मैं किताब में कहता हूं कि इंसान और समाज और साइंटिस्ट यही हैं जो राजों को समझ सकते हैं। हमने यहां से बात शुरू की थी। तो कोई भी समाज साइंटिस्ट को जो सबसे बड़ा तोहफा या गिफ्ट दे सकता है वो ये है कि डर से और हिंसा से निजात हो। डर से निजात इसलिए कि हम बेबाक सवाल पूछ सकें, और हिंसा से निजात इसलिए कि हम उन बेबाक सवालों के जवाब तलाश कर सकें। तो ये एक जर्नी है किताब इन सवालों की। और मेरी समझ ये पैदा होती है इस किताब में, जो रिफ्लेक्ट हो रही है, कि इंसान ने कब सवाल पूछने शुरू किए ये तो हमें नहीं मालूम। हमें यह भी नहीं मालूम कि क्या कोई और जानवर सवाल पूछता है और जवाब ढूंढता है या नहीं। पर इंसान के बारे में मालूम है कि पूछे, और एक बार ये पूछने का सिलसिला शुरू हुआ तो फिर वो रुक नहीं पाया। शुरुआत में जो सवाल पूछे होंगे तो उनमें जरूर दो मेजर सवाल रहे होंगे। एक ये सवाल कि ये धरती, ये ब्रह्मांड, ये पेड़ पौधे, ये झरने, ये जहां जैसे जिंदगी होगी उसकी, ये किसने बनाए। क्योंकि इससे पहले कि वो सवाल पूछे उसने अपने हाथों से टूल बनाना सीख लिया था। ये हमें पेलियोंटोलॉजी बताती। तो इंसान ने कभी ना कभी सवाल पूछने शुरू किए और उनके जवाब तलाश करने शुरू किए। तो शायद दो सवाल अहम रहे होंगे शुरू से ही इंसान के लिए। एक तो ये कि जिंदा और मुर्दा में कैसे फर्क आता है, यानी हम मर के क्यों जाते हैं। और ये जो बनाया है हमारे चारों तरफ है, पेड़ पौधे हैं, चांद सूरज है, सितारे हैं, पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, तो और हमें भी किसने बनाया। और ये विचार इस बात से आया होगा कि इंसान अपने हाथ से टूल बनाता था, तो एक बड़ा खूबसूरत सा एक फ्रेमवर्क हमें दिखाई देता है, जो बड़ा आसान सा जवाब है इन सवालों का। यानी भगवान ने बनाया, किसी ने बनाया एक दिन। तो एक ऐसी पावर है जिसने बनाया सब कुछ, तो उसको रचयिता कहा। अब वो रचयिता जो है वो कोई भी हो सकता है। दूसरा ओके। सवाल जो था वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट था कि जिंदा और मुर्दा में फर्क क्या है। तो इसका एक बड़ा खूबसूरत एलिगेंट कॉन्सेप्चुअल मॉडल कहें
तो वो पेश किया किसी ने कि भाई आत्मा होती है, आत्मा अंदर है तो हम जिंदा हैं, आत्मा निकल गई तो हम मर गए, या कोई भी जीव मर गया। तो हर जीव के अंदर आत्मा होती है, निर्जीव जो है उसमें आत्मा नहीं होती। तो ये जर्नी जो है मुझे दो तरफ ले गई। एक तरफ तो मैंने रैशनैलिटी को तलाश करना शुरू किया कि उसकी हमें परिभाषा कहाँ कहाँ मिलती है, और दूसरी तरफ मिथकों की तरफ ले गई मुझे। हम्म। यानी मैंने मिथ्स ढूंढने शुरू किए जो क्रिएशन के मिथ कहलाते हैं, वो ढूंढने शुरू किए। अफ्रीका में क्या थे, हमारे यहाँ की जनजातियों में क्या हैं, जापान में क्या हैं, लैटिन अमेरिका में क्या हैं। तो मुझे लगा कि युवल हरारी को पढ़ चुका था मैं, इस बीच में उनकी किताब लिखते लिखते आ चुकी थी। तो मुझको लगा कि ये जो मिथ हैं, जो क्रिएशन के मिथ हैं, उनका आपस में रिश्ता है। ओके। यानी ओल्डेस्ट जो कॉन्सेप्चुअल मॉडल है कि दुंडारी आए, पहले सिर्फ दूध की बूंद थी, दुंडारी आए और उन्होंने पत्थर पैदा किया, पत्थर से आग पैदा की, वगैरह वगैरह, पांच तत्व पैदा किए, और फिर उसके बाद दोबारा आए वो, और उन्होंने पांच तत्व मिला के इंसान पैदा किया। ओके। ये एक ओल्डेस्ट मिथ है जो मुझे मिल पाया। तो वहां से अगर हम देखना शुरू करें और इनको टाइमलाइन पे रखना शुरू करें, साइंस जो बताती है कहानी मानवता के विकास की, मानव जाति के विकास की, तो उसको देखना शुरू करें और टाइमलाइन पे रखें तो लगता है ये एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं सारे। यानी जैसे जैसे समाज बदल रहा है, जैसे जैसे नई चीजें ऐड हो रही हैं, जैसे जैसे इंसान एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर रहा है, वैसे वैसे ये कहानियों में नए एलिमेंट्स जुड़ते जा रहे हैं, नाम बदल रहे हैं। जाहिर है कि वो दुंडारी नहीं रहे, वो आतुम भी हो गए, रा भी हो गए, बाद में आए तो हमारे यहाँ बहुत सारे भगवान हैं। अगर हम ग्रीक माइथोलॉजी देखें तो उसमें बहुत सारे भगवान हैं, रोमन माइथोलॉजी में बहुत सारे भगवान हैं। तो अल्लाह भी नाम आ गया, यहोवा भी नाम आ गया। तो ये जबानों के हिसाब से भी बदलाव आ रहा है, वक्त के हिसाब से भी बदलाव आ रहा है, समाज की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है उसके हिसाब से भी बदलाव आ रहा है। तो ये तो मुझे मिथ्स में दिखाई देना शुरू हुआ। और ये सारे जवाब काहे के हैं? वही दो बेसिक क्वेश्चन कि ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड कैसे चल रहा है, किसने बनाया, और जिंदा और मुर्दा में क्या फर्क है। तो हर एक माइथोलॉजी में मुझको यही एलिमेंट्स, बेसिक एलिमेंट दिखाई दिए। दूसरी तरफ हर एक ट्रेडिशन में मुझे ये दिखाई दिया कि जिसे हम नास्तिक ट्रेडिशन कह सकते हैं, हमारे यहां भी है, तो वो दिखाई देने शुरू हुए। यानी एथिज्म। चार वाक करके बुद्धा हैं, जैन फिलोसफी है, यूरोप में अलग तरह की फिलोसफीज हैं जिसमें एरिस्टोटल भी है, वो कहता है कि प्राइमरी कॉज है, भगवान नहीं होता कुछ। हालांकि एरिस्टोटल को लेकर के फिर वो उसको कन्वर्ट कर दिया गया कि चलो भाई उसका भगवान जो है वो जन्नत में रहता है या हेवेंस में रहता है। ये सारे बदलाव समाज के अंदर जो बदलाव आ रहे हैं उनका रिफ्लेक्शन दिखाई देने लगा। पर उसमें भी हमेशा एक मटेरियलिस्ट, अंग्रेजी में जैसे कहते हैं, वो कंपोनेंट रहा है हर फिलॉसफी, हर एक सभ्यता में। एक फिलॉसफी जो रही है कम से कम, वो मटेरियलिस्ट फिलॉसफी रही है। लेकिन खुद जो धर्म है उनके अंदर भी मटेरियलिस्ट अंडरकरेंट्स बहुत स्ट्रांग हैं। आप इस मिथ को ले लीजिए कि धरती जो है वो शेषनाग के फन पे है।
हम्म। इसको नॉर्मली आज कहेंगे कि यार क्या बेकार की बात कर रहे हो, हमें मालूम है कि धरती किसी के फन पे नहीं है या नंदी के सींग पर है। पर ये इसके अंदर मटेरियलिस्ट क्या है? मटेरियलिस्ट ये है कि अगर किसी चीज को हवा में छोड़े हम तो वो नीचे गिरती है, तो उसे थामने के लिए कुछ चाहिए। तो फिर उसका एक्सप्लेनेशन आ जाता है कि धरती काहे पे थमी हुई है? कछुए की पीठ पे, नंदी के सींग पे, शेषनाग के फन पे। तो ये मटेरियलिज्म जो आपके चारों तरफ बिखरा हुआ है मटेरियल, आपको वहां से एक्सपीरियंस मिल रहा है किसी ना किसी पे, तो मिथ एक बना लेते हैं। ये सारी चीजें समझ लेने के बाद मैंने देखना शुरू किया कि अंदर से साइंस की क्या डेफिनेशन है। तो फिर अपनी फिलॉसफी में तो हमको मिल ही जाता है, चारवाक और बुद्धा बहुत स्ट्रांगली वो रैशनैलिटी की बात करते हैं। मॉडर्न टाइम्स में हमें दिखाई देता है कि एडम स्मिथ से लेके मार्क्स लेनिन से लेकर के बाकी लोग, यानी सबसे खूबसूरत डेफिनेशन रैशनैलिटी की और साइंटिफिक टेम्पर की मिलती है हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब में, जहाँ वो कहते हैं कि पुरानी कदरों को छोड़ने की हिम्मत रखना जब आपके पास नए आंकड़े और नए सबूत आ जाएं, तो इसे हम साइंटिफिक टेम्पर कहते हैं। अब आखिरी बात, जो आखिरी चैप्टर जिसके लिए ये पूरी किताब मैंने लिखी, वो वहां में मेरा आर्गुमेंट ये है इस किताब में कि सवाल इंसानियत ने जो पूछे, जो मानवता ने पूछे, उन सवालों में दो तरह के सवाल थे। एक तरह के सवाल क्यों से शुरू होते थे, क्यों दिन बनता है, क्यों रात होती है, क्यों सूरज निकलता है, क्यों तारे हैं वहां पर, क्यों पेड़ उगते हैं, क्यों हम जिंदा हैं, क्यों हम मर जाते हैं। और दूसरे वो सवाल थे जो कैसे से शुरू होते थे, यानी कैसे सूरज निकलता है, कैसे धरती गोल है या चपटी है, या धरती कैसी है, या कैसे हम जिंदा हैं और कैसे हम मर जाते हैं। तो ये दो तरह के जो सवाल हैं, ये हमें अलग अलग तरफ ले जाते हैं। एक तरह के सवाल हमको अध्यात्म की तरफ ले जाते हैं, और दूसरी तरह के सवाल हमको साइंस की तरफ ले जाते हैं। हम लगातार कैसे 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 जब पूछते जाते हैं, तो साइंस उससे आगे बढ़ती। और जब हम क्यों पूछते हैं, तो हम एक लिमिट पर पहुंच जाते हैं जहां पर फ्रोजन नॉलेज, यानी जमा हुआ ज्ञान पैदा होता है, जहां हमेशा की सच्चाई है, जहां एक बात जो कह दी गई वो सबको मान्य होनी चाहिए, और उस बात को बदला नहीं जा सकता। जब हम कैसे से सवाल शुरू करते हैं, तो फिर हम हो सकता है कि सवाल वही हो, हम नए नतीजों पर पहुंचे। इसकी सबसे बेहतर मिसाल यह है कि पहले जमीन चपटी थी, फिर जमीन गोल हुई, जमीन ब्रह्मांड के केंद्र में थी, फिर वो बाहर निकल गई। सवाल वही है कि धरती का आकार क्या है, धरती कहाँ स्थिर है। फिर वो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने लगी, फिर सूरज भी केंद्र में नहीं रहा। जब वो केंद्र में नहीं रहा, तो ये बात पैदा हो गई कि भाई अब क्या करें। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की बात आई, गुरुत्वाकर्षण की बात आई। फिर पता लगा कि नहीं, गुरुत्वाकर्षण में भी प्रॉब्लम है। तो आइंस्टाइन की थियोरी आ गई। आइंस्टाइन ने कहा कि जो न्यूटन ने कहा है ब्रह्मांड स्थिर है, तो वो रहा। अब लामात्र आ गए और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, गलत कह रहे हैं आइंस्टाइन, तो ब्रह्मांड तो फैल रहा है। तो यहां पर हम कैसे जब पूछ रहे हैं, तो जवाब ये नहीं है हमारे पास कि भगवान की मर्जी। जब हम क्यों से पूछ रहे हैं, तब फिर जब हम अपनी ज्ञान की सीमा पर पहुंचते हैं, तो कहते हैं
भगवान की मर्जी। इसकी बार बार मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं और लगभग हर इंटरव्यू में दी है मैंने, जो आसानी से समझ में आने वाली एग्जाम्पल है कि अगर आप दिन रात क्यों बनते हैं, ये 100 साल पहले पूछ रहे होते हमारे देश में, तो 90% लोग कहते भगवान की मर्जी से। आज कोई नहीं कहेगा, आज कहेंगे जमीन घूमती है। और कुंभ मेले में आने वाले 99% लोगों ने यही जवाब दिया कि जमीन घूमती। ओके। अब आप पूछिए कि जमीन क्यों घूमती है, कैसे, क्यों घूम रही है, तब फिर मुश्किल हो जाएगी। शायद याद हो आपको फिजिक्स थोड़ी बहुत, तो कह देंगे कि भाई वो ग्रेविटेशनल फोर्स और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वजह से घूमती है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में यही होता है, और सारे पिंड घूम रहे हैं अपनी धुरी के ऊपर। आप कहें भाई ये ग्रेविटेशनल फोर्स और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्यों? अब यहां मुश्किल खड़ी हो गई, हमारी सीमा पहुंच गई ज्ञान की। तो हम कहेंगे भगवान की मर्जी, भगवान ने ऐसे ही बनाया है रूल। पर याद रखना चाहिए कि ये वो भगवान है, ये वो अल्लाह है, ये वो गॉड है जो अपने रूल को तोड़ सकता है। तभी चमत्कार होंगे, वरना चमत्कार नहीं हो सकते। तो वो भगवान जो अपने ही बनाए हुए रूल को तोड़ सकता है, ऑल पावरफुल है, उसने ऐसा ही बनाया है। पर इसे कैसे से पूछें, और तब यहां पहुंचे कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे, तो ये नहीं कह सकते कि भगवान की मर्जी। फिर ये कहना पड़ेगा मुझे नहीं मालूम। फिर ये कहना पड़ेगा आपको कि मैं पूछ के बताऊंगा, देख के बताऊंगा, इंटरनेट पे जाऊंगा, किसी फिजिसिस्ट के पास जाऊंगा। या अगर आप फिजिसिस्ट हैं और आपको नहीं पता, और साइंटिस्ट हैं और साइंटिफिक कम्युनिटी को जवाब नहीं मालूम, तो आप ये कहेंगे कि आज की जनरेशन को अभी तक इसका जवाब नहीं मिला है। हम सर्न रिएक्टर बना करके हिग्स बोसॉन पार्टिकल को ढूंढ रहे हैं, शायद अगली जनरेशन से इसका जवाब दे पाए। ये है फर्क, बेसिक फर्क दोनों के तो बीच। यू आर बेसिकली आप एक रैशनलिज्म की तरफ हैं। आपने कहा था बीच में कि जो सारे डॉकिंस वगैरह जो हैं एथिस्ट वेस्टर्न राइटर्स हैं, वो रिलीजन को बहुत बुरी नजर से देखते हैं। दे काइंड ऑफ पुट इट डाउन, व्हाट वाज द वर्ड यू वर यूजिंग, दे लुक डाउन ऑन इट। पर दे आप लुक लुक डाउन डाउन। नहीं कर रहे हैं। आई एम नॉट लुकिंग डाउन, आई एम ट्राइंग टू एनालाइज दैट पर यू आर व्हाट स्टिल इज। रिजेक्टिंग रिलीजन। I personally do not believe in any religion or any intelligent being which is created, but that's my personal belief. बट I'm इंटेलिजेंट trying बीइंग डजंट नीड टू to बी क्रिएटेड ना। इंटेलिजेंट बीइंग क्रिएट हो करेंगे तो फिर वो क्रिएटर कैसे बनेगा? this is exactly where normally in a normal household a child is told that shut up, don't ask this question, that who created the God. God was always there, and God has created this whole universe. So that is where the buck stops. सो द डाइकोटोमी हियर इज कि आप अपने आप रिलीजन को मानते नहीं हैं, या एन इंटेलिजेंट बीइंग एज इट पुट इट, पर आप उसको लुक डाउन भी करना नहीं चाहते। एक्सप्लेन। No, it has played a role in shaping society, and we should analyze it. And if we are an intelligent being on planet Earth, then we should know what is the difference between science and religion. ओके। Whether you follow religion or not is a different question. But Whether there are you many believe, scientists and big scientists who are also religious. absolutely, So they right don't from see that Copernicus. either or wala situation. Yes,
right from Copernicus to Galileo to Newton to anyone. You name the big scientists of 19th century and even 20th century, they were deep religious people. They were deeply religious. Yes, true. And I so know is the that. case with many scientists who have contributed in India, were religious and are religious even today. But Uh-huh. there is a difference between two things. Religion has a core which is philosophical, Ji, and religion has a periphery which is rituals. ji. So there is a difference between following rituals and wearing your religion on your sleeve and believing in something which is spiritual, which you call. I have no difference of opinion on that. I don't believe it, but I don't look down upon people. Why I Oh, don't look down upon those people is that maybe they haven't looked very keenly on the other structure of thinking. or maybe they could Maybe be they, right. You don't think they could be right. as from my standpoint, they are wrong. Okay. I don't believe in it. Yeah, They're I know. I wrong. got that. But that doesn't mean that I stop talking to them. Oh, no, that. I start looking down upon them. That doesn't mean. But my effort is that please know where you stand. What is religion? What is the difference between science and religion? Don't call your religion as scientist. It That's is not science. Don't try to find science in Quran or Vedas or in any text. Please don't. These are religious books. They are very fantastic books. They are great books. They are, as far as I am concerned, because I don't believe it, they are part of my heritage as literature that humanity has produced. okay. You So, believe in it, please go good. ahead. But then you should know where you stand. Right. Vis-a-vis science, please, as a scientist, you should know where do you stand vis-a-vis religion. Okay, now coming back to your release, जो English में, now you're having a book release in English. So, what was it always a thought that I will first write in Hindi, then I will write in English, or kind of your book has done well in Hindi, and now you feel definitely I should write in English? I just wanted to write it in English after I have written it in Hindi because English took about uh, 3, 4 months to Okay. write, whereas Hindi took me 4 years to write. Oh, So in English, I have almost rewritten the book. Structure remains the same, everything remains the same. There are certain additions and deletions. The anomalies that were there in Hindi edition, they have been, and some more clarity has been added. So whenever I get time, maybe in second edition, some of the things may change. Maybe I'll add a chapter in the book at some later stage. But yes, I was always very clear that in English, I will write this book for a wider audience because other languages I may not be able to reach out to people who are whose mother tongue is different from my mother tongue. But yeah, then of course, Penguin thought that it should come out in other languages. So next month, probably it will be out in Gujarati oh, and nice. Marathi Okay. language, in Kannada and also in Malayalam. It's on its way in Punjabi and Urdu. Also, things are almost at final stages.
lovely. Wow, this is going to be in many, many languages. So congrats to you for all that, for so many editions, so many languages. That is quite a achievement, I would say. So before I end, I must ask you to at least tell us one couplet, or rather recite. एक तो आप अपना शायरी या नज़म या कुछ भी छोटा 4 लाइन ही सही, आप डेफिनेटली हमें हमारे लिए रिसाइट करके बताएं। ये किताब जो है वो सवाल पूछने पर बहुत जोर देती है। ओके। तो सवाल पूछना जरूरी है, जो मैंने कहा कि बेबाकी से सवाल पूछ सके एक साइंटिस्ट, ऐसा समाज हमें बनाने की कोशिश करना चाहिए। और 2014 के बाद ऐसा समाज बनाने की कोशिश की जा रही है हमारी पॉलिटिकल फोर्सेस की तरफ से, जो सत्ता में बैठे हुए हैं उनकी तरफ से। ऐसा समाज बनाने की कोशिश की जा रही है जहां कोई सवाल ही ना पूछ सके, जी। और सवाल पूछे तो फिर उसके ऊपर आ, पूरी सत्ता टूट पड़े। तो उसी से ही प्रेरित एक नज्म, जी। सच जिंदा है। जब सब ये कहें खामोश रहो, जब सब ये कहें कुछ भी न कहो, जब सब ये कहें है वक्त बुरा, जब सब ये कहें ये वक्त नहीं बेकार की बातें करने का, जब सब ये कहें कुछ समझो तो, जब सब ये कहें कुछ सोचो तो, जब सब ये कहें कलियों का चटकना क्या कम है, फूलों का महकना क्या कम है, शाखों का लचकना क्या कम है, बिंदिया का चमकना क्या कम है, जुल्फों का बिखरना क्या कम है, प्यालों का छलकना क्या कम है। जब इतना सब है कहने को, जब इतना सब है लिखने को, क्या जिद है कि ऐसी बात करो जिस बात में खतरा जान का हो। जब सब ये कहें खामोश रहो, जब सब ये कहें कुछ भी न कहो, तब समझो पतझड़ रुत आई, तब समझो मौसम दार का है, तब सहमी सहमी रूहों को ये बात बताना लाजिम है, आवाज उठाना लाजिम है, हर कर्ज चुकाना लाजिम है। जब सब ये कहें खामोश रहो, जब सब ये कहें कुछ भी न कहो, तब समझो कहना लाजिम है, मैं जिंदा हूं, सच जिंदा है, अल्फाज अभी तक जिंदा हैं, अल्फाज अभी तक जिंदा हैं। वाह वाह, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा। तो बहुत शुक्रिया। धन्यवाद करते हैं आपसे, आपने हमारे साथ बात की। गुड luck to you on your release of the English edition of your book. Should I call it the edition of the English version of From Myths to Science, right? So thanks a lot. बहुत बहुत धन्यवाद। Yeah. The subheading is The Evolving Story of the Universe. Evolving story of the universe. Okay, great. Thank you. Thank you for speaking to Pleasure. me. Right. तो आपने देखा कि किस तरह से गौहर रजा ने अलग अलग बातों पे किस तरह से अपनी राय रखी है, और किस तरह से उन्होंने एक साइंटिफिक टेम्पर और रैशनलाइजेशन पे बात की है। आपका क्या मानना है? आप डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा इस वीडियो पे और बताइएगा कि आपकी क्या राय है।